नमस्कार, मैं निशांत कुमार। आप सभी आदमी को आपके अपने YouTube परिवार निशांत कुमार स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी आदमी? आशा, उम्मीद, विश्वास और ईश्वर की कृपा और उनकी कामना से हमको लगता है कि आप सभी आदमी बेहतर होंगे। तो हम लोग जो पिछले वीडियो में बात किए थे, इस वीडियो के ठीक पीछे वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में हम लोग देखे थे तो उसमें रॉवेल के नियम की व्युत्पत्ति के बारे में बताए थे। रॉवेल के नियम बताए थे और उससे पहले वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन बताए थे, वाष्प दाब बताए थे, वाष्प दाब का अवनमन बताए थे, है ना, संघनन बताए थे, वाष्पन बताए थे। और वो ठोस का द्रव में विलयन था। यहां पर कंपोजिशन देखिएगा तो ये है क्या, द्रव का द्रव में विलयन। अभी यहां पर हम क्या लिखे हैं या क्या लिखा हुआ उससे आपको अभी मतलब नहीं है। यहां पर है क्या, तो द्रव का द्रव में विलयन है। अब देखिए बाबू, हम आप सभी आदमी को पहले ही और पिछले वीडियो में ही बता दिए थे कि ये सब वीडियो जो बन रहा है ये कंटिन्यूअस क्लासेस चलेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का, और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी होंगे उसके साथ साथ जो ये टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स पर चर्चा की जाएगी। और एट फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं, और ये टॉपिक पे बात जो है सो हम लोग न्यूमेरिकल्स पर करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हम किए भी हैं, और आप लोग को बस इतना ही कहेंगे कि आप सभी आदमी क्या करिए कि वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, है ना। हो सकता है कि उनको कहीं पसंद आए तो वो इस चीज को अप्रूव कर सकते हैं, समझे ना। तो इसलिए हम बोल रहे थे इसे, जो स्टूडेंट आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं उनको पढ़ने के साथ साथ परीक्षा की तैयारी करने का भी बड़ी ही शानदार मौका मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं द्रव का द्रव में विलयन। और द्रव का द्रव में विलयन का मतलब होता है कि यहाँ पर विलय के रूप में भी द्रव होगा और विलायक के रूप में भी द्रव होगा। जैसे देखिए यहाँ पर विलय और विलायक दोनों को ऐड करते हैं तब जाकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। यहाँ पर विलयन बनता है, फ्रेम में आ रहा नहीं आ रहा है, विलयन बनता है। देखते हैं तो यहां पर ये जो है द्रव का द्रव में विलयन है। हाँ, अब देखिए यहां पर होगा क्या कि विलय जो है, यहां पर ये विलय जो है, तो विलय कहने का मतलब यहां पर अब क्या होगा कि विलय के, मान लीजिए कि विलय जो होगा वो द्रव के रूप में होगा और विलायक जो होगा वो भी द्रव के रूप में होगा। तो वैसे विलयन जिनका निर्माण द्रव को द्रव में मिलाने से हुई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। मतलब कि विलय भी द्रव होगा, विलायक भी द्रव होगा, और जब इन दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिश्रित कर देंगे, मिक्स करेंगे, तब जो विलयन बनेगा तो उन विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन आपको लिखना हो तो आप इस प्रकार से डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि वह विलयन जिसका निर्माण द्रव को द्रव में मिलाने से हुई हो उसे हम लोग द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। यानी कि अगर इसका डेफिनेशन की बात किया जाए तो इसका डेफिनेशन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, और में है जगह, देखिए इसका डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख देते हैं द्रव का द्रव में विलयन का, कि वह विलयन जिसका निर्माण द्रव से हुई हो, द्रव से हुई हो उसे द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। उसे द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। यहां पर लिख देते हैं द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं, द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। अब देखिए यहां पर, चलिए आगे बोलना। देखिए बाबू, ये हमको मेन टॉपिक पढ़ना था, द्रव का द्रव में विलयन पढ़ना था, है ना।
इस द्रव का विलयन का डेफिनेशन हम ऊपर बता दिए कि वह विलयन जिसका निर्माण द्रव से हुई हो, मतलब कि विलय के रूप में भी द्रव होगा और विलायक के रूप में भी द्रव होगा। तो इन दोनों को यदि मिला देते हैं तब जो विलयन बनता है, उन विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। जैसे आप यहां पर एग्जाम्पल के रूप में समझिए, यहां पर एक हम इस प्रकार से मान के चलिए कि कोई द्रव ले लीजिए, यहां पर ये कंटेनर हो गया, इस कंटेनर हो गया, यहाँ पर कोई द्रव ले लिए और इसमें सेकेंड स्टेज में क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ किसी पाइप की या फनल के माध्यम से जो है, इस फनल के माध्यम से इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पानी का या दूसरे द्रव का क्या करवा देते हैं, प्रवाहित करवा देते हैं, दूसरे द्रव का यहाँ पर प्रवाहित करवा देते हैं। तो यहाँ पर पहले से ऑलरेडी द्रव थे और उसके बाद हम पाइप के माध्यम से क्या कर रहे हैं, और भी इसमें द्रव मिला दिए। तो पहले ऑलरेडी एक द्रव थे और एक और द्रव आकर के मिल गए, तो फिर यहाँ पर जो ये विलयन तैयार हो रहा है, ये विलयन आपका किस क्या होगा, तो द्रव का द्रव में विलयन होगा। तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद ये स्ट्रक्चर बनाएंगे और इस स्ट्रक्चर पे यहाँ पर लिख देंगे कि ये किसका विलयन है भाई साहब, तो द्रव का द्रव में विलयन है, द्रव का द्रव में विलयन है, द्रव का द्रव में विलयन है। तो आप इसको कंप्लीट कीजिए, द्रव का द्रव में विलयन। उसके बाद हम फिर कुछ नेक्स्ट बातों पर चर्चा करेंगे अभी, है ना। तो थोड़ा सा इसको क्विकली कंप्लीट कर लीजिए। देखिए बाबू, तो ये द्रव का द्रव में विलयन हो गया। अब जो है सो एक बात और जान लीजिए कि ऐसे तो हम आपको बताएं कि जो वह विलयन जो दो अवयवों से मिलकर बने होते हैं उनको द्विअंगी विलयन कहा जाता है। वह विलयन जो तीन अवयवों से मिलकर बने होते हैं उन्हें त्रिअंगी विलयन कहते हैं। वह विलयन जो चार अवयवों से मिलकर बने होते हैं उन्हें चतुअंगी विलयन कहते हैं। और वह विलयन जो चार से अधिक अवयवों से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुअंगी विलयन कहा जाता है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान देने वाली ये है कि जब कभी भी आप देखिएगा कि एक कोई द्रव जो है से दूसरे द्रव के साथ क्या कर रही है, संयोग कर रही है। तो सपोज कीजिए कि पहले से एक द्रव आपके पास यहां पर था और एक द्रव और आकर के यहां पर इस प्रकार से इसमें मिल रहा है, तो वह विलयन जिसमें दोनों अवयव खास तौर पर अगर द्रव ही हो तो उन प्रकार के विलयनों को खास तौर पर द्विअंगी विलयन कहा जाता है। याद रखिएगा, द्विअंगी विलयन कहा जाता है, द्विअंगी विलयन कहा जाता है। यानी आपको याद ये रखना है कि वह विलयन जो द्रव से मिलकर बने होते हैं या फिर द्रव का द्रव में जो विलयन होते हैं उन विलयन को द्विअंगी विलयन कहा जाता है। या फिर वैसे विलयन जिसका विलय और विलायक दोनों ही द्रव हो उनको क्या कहा जाता है, द्विअंगी विलयन कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप इसका डेफिनेशन नोट कर सकते हैं या फिर अगर आप कहिएगा तो हम उसको भी नोट कर देते हैं द्विअंगी विलयन का, है ना। देखिए यहाँ पर द्विअंगी विलयन का डेफिनेशन लिख देते हैं कि वह विलयन, या फिर सिंपल डेफिनेशन लिख लीजिए, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन द्विअंगी विलयन कहलाते हैं, द्विअंगी विलयन कहलाते हैं, द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। द्विअंगी विलयन कहलाते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट जो है सो आप क्या करें कि पहले इस द्विअंगी विलयन को नोट कर लीजिए। ध्यान में इतना ही रखना है कि विलय के रूप में भी द्रव होना चाहिए और विलायक के रूप में भी द्रव होना चाहिए। जैसे ही आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये आपस में संयोग होगा, एक विलयन बनेगा और उन विलयन को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं, है ना। तो अभी जो है एट प्रेजेंट आप इस चीज को नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो इसको आप द्विअंगी विलयन को अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम एक छोटी सी बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। हालांकि छोटी सी तो बात नहीं है, बात तो है बहुत बड़ी, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कंप्लीट कीजिए जल्दी से। देखिए बाबू, तो ये हो गया आपका द्विअंगी विलयन। अब इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट बात पर चर्चा करते हैं। देखिए ताकि समझ में आ जाए, है ना। द्विअंगी विलयन हो गया।
और आप लोग जो है वीडियो को जरा सा शेयर वगैरह करते रहिए, लाइक्स कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत आदमी देख लेते हैं और लाइक्स भी नहीं करते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा, है ना। अरे आपके लाइक से हमारे शरीर के अंदर जुनून बढ़ता है, आपके कमेंट से हमारे शरीर के अंदर जुनून एनर्जी मिलती है, तो उसको बराबर रखिए, है ना। और देखिए इसमें है क्या बात कि अब जो है नेक्स्ट बात जो है, जो रॉवल का नियम हम आपको पढ़ाए थे उसी बेस पर अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर पता चलेगा क्या कि रॉवल ने जो है, रॉवल वैज्ञानिक जो थे जिनको हम लोग रसल्स लॉ कहते हैं, इन्होंने कई वाष्पशील अवयवों के या फिर यूं कहिए कि द्विअंगी विलयनों के वाष्प दाब को माप करके एक नियम का प्रतिपादन किए थे। माइंड पर थोड़ा सा ध्यान, दिमाग पर जोर लगाइए कि रॉवल ने कई सारे द्विअंगी विलयन मतलब कि द्रव द्रव का विलयन, दोनों अंग एक ही है, द्विअंगी विलयन। तो रॉवल ने कई सारे द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को माप करके एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को हम लोग कहते हैं रॉवल का नियम कहते हैं, है ना। रॉवल का नियम, वो रॉवल का नियम पढ़े थे ठोस और द्रव के आधार पर। यहाँ पर जो रॉवल का नियम पढ़ रहे हैं वो द्रव द्रव के आधार पर पढ़ रहे हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा ये बात को कि रॉवल का नियम, तो रॉवल का नियम बस सिंपल सी बात है कि द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को माप करके रॉवल ने एक नियम का प्रतिपादन किया था, जिस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, रॉवल का नियम कहते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, तो ये द्रव द्रव के बीच के रिलेशन को शो किए थे, और इससे पहले जो हम लोग रॉवल का नियम पढ़े थे वो ठोस और द्रव के बीच के संबंध को जो है सो उसमें रॉवल के नियम अपना संबंध उसमें बताए थे। तो यहाँ पर भी जो रॉवल जी थे ना, समझे ना, बहुत दिमाग के तेज थे बाबू रे बाबू। आगे चल करके और भी इनका बहुत सारा, फिजिक्स में भी इनका बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ना होता है। तो यहाँ पर रॉवल का नियम का मतलब यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि रॉवल ने ये द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब दैट मींस कि वाटर वेपर को माप करके एक नियम का प्रतिपादन किया, जिस नियम को हम लोग रॉवल का नियम कहते हैं, है ना। हम वहां पर वो ये बात लिख ही देते हैं, नहीं तो ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। देखिए क्या होगा कि रॉवल ने द्विअंगी विलयन आ रहा है फ्रेम में, नहीं आ रहा है, द्विअंगी विलयन को माप कर एक नियम का द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को माप कर, द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को माप कर, द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को माप कर एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे रॉवल का नियम कहते हैं, जिसे रॉवल का नियम कहते हैं, रॉवल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए बाबू, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब यहां पर यदि देखिएगा तो आपको क्या पता चलने वाला है। देखिए यहां पर रॉवल ने द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को माप कर एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे रॉवल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखिए क्या है कि विलयन के किसी वाष्पशील अवयव, विलयन के
मेन बात यहाँ पर मोट बात यही है। अब विलयन के वाष्पशील अवयव, यहाँ पर है ना, विलयन के किसी वाष्पशील अवयव। वाष्पशील अवयव का मतलब होता है कि वैसे अवयव जो वाष्प बन सकते हैं, वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो सकते हैं, परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे ही गर्म धैर्य से वो वाष्प बनकर के ऊपर उड़ेगा, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर ये वाष्पशील अवयव जो है, इनके आंशिक दाब, मतलब कि जो उन पर दाब आरोपित की जा रही है ना, आंशिक दाब किसी भी ताप पर, चाहे वह ताप कोई भी रहे, शुद्ध अवयव के वाष्प दाब, जो उसमें पहले से एक अवयव रखी हुई थी, उनके वाष्प दाब और विलयन में उसके मूल प्रभाज, और जो उसमें विलय है उसके मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट आप पहले समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा, समझे ना। फिर इसका हम डायग्राम आपको बताएंगे अभी, है ना, डायग्राम से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, रॉबल ने द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को माप कर, मतलब द्विअंगी विलयन है उसके वाष्प दाब को मापे। मापने के बाद उन्होंने क्या किया, एक नियम का प्रतिपादन किया जिससे रॉबल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, अब देखिए उस नियम के अनुसार क्या है कि विलयन है तो इसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा। तो विलयन के वाष्पशील अवयव, वाष्पशील अवयव मतलब कि उस विलयन में से जो वाष्प बन सकते हैं, वाष्पशील अवयव के आंशिक दाब, मतलब कि जो वहां पर उन पर दाब आरोपित की जा रही होगी, चाहे अल्प मात्रा में, आंशिक मतलब कम होता है, कम रूप में हो या फिर अधिक रूप में हो, आंशिक दाब किसी भी ताप पर, चाहे वहां पर कोई भी ताप रहे, उससे मतलब नहीं है, अवयव के वाष्प दाब, जो उस अवयव का वाष्प दाब होगा और विलयन में जो उनके मोल प्रभाज होंगे, वो वाष्पशील अवयव का जो मोल प्रभाज होगा और जो उन पर आंशिक दाब होगा, उन दोनों के गुणनफल के ये बराबर होते हैं। फिर से देखिए, विलयन के किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, इस पर ध्यान दीजिएगा, आंशिक दाब किसी भी ताप पर शुद्ध अवयव के, शुद्ध अवयव जो है उनके वाष्प दाब, इस पर आप ध्यान दीजिए, उनके वाष्प दाब और विलयन के उसके मोल प्रभाज, इस मोल प्रभाज पर ध्यान दीजिएगा। तो तीन वर्ड पर दीजिए, मोल प्रभाज के गुणनफल, गुणनफल मतलब कि आंशिक दाब को और गुणनफल को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना, आंशिक दाब को और मोल प्रभाज को गुना कर देंगे तो उसके वो क्या हो जाता है, बराबर होता है ना। तीन वर्ड, आंशिक दाब बराबर किसके हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिएगा उस विलयन के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो ये आपकी स्टेटमेंट है, आप इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, हम आपको डायग्राम से और भी क्लियरली समझाने का कोशिश करेंगे अभी। तो आपके पास जो स्टेटमेंट है, पहले उस स्टेटमेंट को उतार लीजिए, है ना। सिंपल सी बात है बाबू, कोई हार्ड नहीं है। एक विलयन है, उस विलयन में जो वाष्पशील अवयव हैं उनका वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब किसी भी ताप पर जो उनमें शुद्ध अवयव हैं उनके आंशिक दाब, वाष्प दाब और मूल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होते हैं। ये स्टेटमेंट है और ये द्रव का द्रव के बीच जो है रॉबल के नियम है। ये इस नियम को आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम इसको दोनों का डायग्राम आपको अभी बना करके समझाते हैं। तो पहले इसका जल्दी से इसको कंप्लीट कर लीजिए आप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, है ना। अब जो है से हम क्या करते हैं कि इसको इरेज करेंगे और इरेज करके आपको इस रॉबल के नियम को समझाने का कोशिश करेंगे, है ना। और उम्मीद है कि आप जरूर समझिएगा। स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, इसी स्टेटमेंट के ऊपर हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। क्योंकि इस स्टेटमेंट को हम अगर चेंज करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। अब देखिए करेंगे क्या कि ऊपर वाले स्टेटमेंट को यहाँ पर इरेज कर देते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, चलिए, है ना। अब इसको इसलिए रहने दे रहे हैं क्योंकि आगे हमको समझना है ना, रॉबल के नियम को। एग्जाम से काफी बार पूछा है और पूछ भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप बेटर तरीके से समझिए। देखिए यहां पर एक कंटेनर बना दिए, ये एक कंटेनर हो गया, छोटा सा ही बना रहे हैं। इस कंटेनर में दो प्रकार के क्या कर रहे हैं, हम द्रव मिला दे रहे हैं, तब द्रव का द्रव विलयन होगा, द्रव का विलयन। देखिए यहां पर ये हो गया और जो है इसमें एक और द्रव मिला रहे हैं जिसके आकार को इस प्रकार से हम दर्शा रहे हैं। तो दो द्रव इसमें मिल गया, है ना, दो द्रव इसमें मिल गया। अब ये दो द्रव मिला तो द्रव का विलयन हो गया, जिसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। यहां पर एक कंटेनर लिए
उसमें एक द्रव लिए यहाँ पर देखिएगा, तो ये एक द्रव हो गया, यहाँ पर ये एक द्रव है, ये सब द्रव्य है, ये सारा द्रव हो गया, ये सब द्रव है। और इसमें एक दूसरा द्रव लिए है, देखिएगा यहाँ पर, तो एक ये द्रव हो गया, एक ये द्रव हो गया, यहाँ पर ये द्रव है, ये द्रव है, तो दो द्रव हो गए। और मान लेते हैं कि आपका जो इस प्रकार का आकार है ना, इस आकार वाले द्रव को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो यहाँ पर ये डॉट वाले जो आपको दिख रहे होंगे, इस द्रव को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए बी से रिप्रेजेंट, ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। और जब दोनों को मिला देते हैं तो जो विलयन बनता है, उन विलयन को द्विअंगी विलयन कहा जाता है। क्या कहेंगे? द्विअंगी विलयन कहा जाता है, या फिर द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब इस स्टेटमेंट के अनुसार चलिएगा, तो इस स्टेटमेंट के आधार पर चलिए, तो देखिए रॉवल के नियम कितना क्लियर होगा आपका यहाँ पर, कि देखिए क्या कहता है, विलयन के किसी वाष्पशील अवयव, तो ये विलयन है और कोई भी वाष्पशील अवयव, ये ए भी वाष्पशील हो सकता है, बी भी वाष्पशील हो सकता है। वाष्पशील करने का मतलब कि जो आसानी से वाष्पित हो जाए। वाष्पशील अवयव के आंशिक दाब, मतलब कि जो उन पर जो दाब पड़ते हैं किसी भी ताप पर, शुद्ध अवयव, तो शुद्ध अवयव एक ठो यहाँ पर ए रखे हुए हैं और एक ठो यहाँ पर बी रखे हुए हैं, शुद्ध अवयव के वाष्प दाब। तो चलिए अब समझिए, पहले आंशिक दाब कहा ना बाबू, तो इस आंशिक दाब को हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट कर ले, मतलब कि ये ए जो शुद्ध विलायक है, इस ए शुद्ध विलायक का आंशिक दाब यहाँ पर क्या हो गया है, पी ए मान लिए हैं, ठीक। और इसका जो मोल प्रभाज है ना, इसका जो मोल प्रभाज, इस विलयन में तो मोल प्रभाज होंगे, तो इसका जो मोल प्रभाज है, इस मोल प्रभाज को हम लोग एक्स ए मान लिए। समझिए बाबू कि ये एक कंटेनर है, इनमें दो द्रव लिए, एक द्रव ए लिए, दूसरा द्रव बी लिए। तो इन प्रकार से जो दर्शाए हुए हैं, ये द्रव ए हो गया, यहाँ पर ये ए हो गया, और जो ये डॉट से दर्शाए हुए हैं ये बी हो गया, और दोनों को मिला दिए तो द्विअंगी विलयन हो गया। और द्विअंगी विलयन के वाष्प दाब को माप करके रॉबल एक नियम का प्रतिपादन किए थे, जिसे रॉबल का नियम कहते हैं। और उसमें क्या हुआ कि इसमें जो इस प्रकार की जो यहाँ पर शुद्ध द्रव है ना, इनका आंशिक दाब मान लीजिए पी ए, और इनका जो है क्या कहते हैं, मोल प्रभाज एक्स ए मान लिए। और दूसर की नंबर बात कि इनका वाष्प दाब, देखिए बात पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, इनका वाष्प दाब जो है से मान लेते हैं पी ए नॉट मान लिए, ये इनका वाष्प दाब हो गया। अब दूसर की नंबर बात देखिएगा, इस चीज के देखिएगा सेम कंडीशन, तो इसका आंशिक दाब जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, पी बी हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही ये पी बी हो गया है ना, अब क्या होगा कि ये पीबी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका मोल प्रभाज की अगर बात करें तो एक्स बी होगा, क्योंकि विलय का भी मोल प्रभाज निकलता है और विलायक का भी मोल प्रभाज निकलता है। ये हम आपको पिछले शायद दूसर क्या या तीसर का वीडियो में पूरा क्लियर किए थे। तो ये एक्स बी हो गया, और यहाँ पर ये जो है इसका जो वाष्प दाब जो यहाँ पर पी ए नॉट माने थे, तो इसका वाष्प दाब हो जाएगा पी बी, और यहाँ पर नॉट हो जाएगा, यानी बी द्रव का वाष्प दाब हो गया, ये इसका मोल प्रभाज हो गया, और ये आंशिक दाब हो गया। तो रॉवल का नियम क्या कहता है, देखिए आंशिक दाब जो होगा बाबू रे, यहाँ पर ये आंशिक दाब जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वाष्प दाब, देखिए यहाँ पर ये वाष्प दाब और मोल प्रभाज की क्या होगा, गुणनफल के बराबर होता है। ये 3-4 बात पर ध्यान देना है कि आंशिक दाब वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस बेस पर यदि इसको देखा जाए तो इसका अगर हम ये फॉर्मूला की तरफ अगर लेकर के चले तो देखिए इनका वाष्प दाब क्या है, आंशिक दाब क्या है, पी ए है। तो इस रॉवेल के नियम के आधार पर अगर चला जाए तो देख लेते इधर स्पेस है या नहीं है, है ना। चलिए अब देखिए इनके आंशिक दाब के ऊपर बात किया जाए तो इनके आंशिक दाब कितने हैं, तो यहां पर हो गया पी ए, इनके आंशिक दाब हो गए, और ये बराबर किनके होंगे, तो ये बराबर किसके होगा, तो देख लीजिए बाबू बराबर होगा किसके, तो इनके वाष्प दाब। तो इनका वाष्प दाब कितना है, देखिए यहां पर ए द्रव का, द्रव ए जो है उसका तो पी ए नॉट है, और इंटू में अब इसका मोल प्रभाज कितना है, एक्स ए है, तो यहां पर इंटू में हो जाएगा आपका एक्स, और यहां पर ये ए हो गया। यानी कि आंशिक दाब वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर है। सेकेंड सिचुएशन यदि देखिएगा
तो यहाँ पर इस द्रव के लिए बी के लिए देखिएगा तो इनका आंशिक दाब क्या है पीबी, तो यहाँ पर लिखेंगे पी और यहाँ पर लिखेंगे बी, पीबी हो गया और बराबर हो जाएगा तो इनका ये वाष्प दाब कितना है देखिए पीबी नॉट, तो यहाँ पर हो गया पी, यहाँ पर है बी नॉट इंटू में एक्स ए जो है ना बाबू रे, वहां पर वो एक्स ए जो है ये मोल प्रभाज था, तो बी का मोल प्रभाज कितना है एक्स बी है, तो यहां पर ये किसके बराबर हो गया एक्स बी के बराबर हो गया। तो ये रॉगल के नियम है, यही रॉगल के नियम यहां पर कहना चाह रहा था। तो अगर ये विलियम के कुल दाब की बात किया जाए कि इनका कुल दाब क्या हो सकता है, तो अब आप सोच सकते हैं इस प्रकार से, ये आप नोट कर लीजिए बाबू रे, इनका कुल दाब क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा, डायग्राम जो हम बना दिए थे दोनों का, यहां पर भी जो डायग्राम बना दिए डायग्राम जरूर कंप्लीट कीजिएगा, डायग्राम मत छोड़िएगा, समझ में ना आएगा। देखिए अब करना क्या है कि इसका इस पर अब कुल कितने दाब लग रहे हैं, ये तो हम विलय और विलायक के अलग अलग निकाले हैं ना। अब अगर कुल की बात किया जाए कि कुल दाब कितने होंगे, तो देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 नहीं भी मानिएगा तो काम चल जाएगा। देखिए इस पर कितना टोटल दाब लग रहा है उसकी चर्चा करते हैं। तो टोटल दाब मान लेते हैं पी है, तो P बराबर में क्या होगा कि वहां पर देखिए पी ए आप प्लस में पी बी, मतलब A का कितना आंशिक दाब है और B का कितना आंशिक दाब है, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर होगा कुल दाब के बराबर होगा। तो P बराबर पी ए प्लस में पी बी हो गया। अब ध्यान से देखिएगा तो ये पी ए जो है यहाँ पर ये पी ए का मान कितना है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये पी ए का मान है पी ए नॉट और इनटू में क्या है एक्स ए, यहां पर ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक्स ए है, फिर प्लस है यहां पर, तो ये हो जाएगा प्लस, और पी बी का मान कितना है, तो देख लीजिए यहां पर पी बी का मान कितना है, तो पी बी नॉट इंटू में एक्स बी, तो चाहे एक्स बी को पहले लिख देते हैं यहां पर एक्स बी इंटू में पी बी नॉट हो गया है ना। अब देखिए ये इसका कुल क्या निकाल रहा है, दाब निकाल रहा है। अब अगर जरा सोचिएगा तो इसमें कुछ ना कुछ और जो है से यहां पर रिलेशन निकल सकता है। जैसे देखिए हम बताए थे कि विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग 1 होता है, तो यहां पर विलय का मोल प्रभाज है एक्स ए और विलायक का मोल प्रभाज है एक्स बी। तो यहां पर देखिए ये एक्स ए मतलब विलय का मोल प्रभाज और यहां पर एक्स बी बराबर में होगा 1, और एक्स ए को यदि इधर ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो यहां पर क्या होगा एक्स बी मतलब कि बी का मोल प्रभाज बराबर होगा 1 माइनस में एक्स ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला के आधार पर होगा क्योंकि मोल प्रभाज के बेस पर होगा है ना। अब देखिए यहां पर क्या लिखेंगे कि पी ए नॉट इंटू में एक्स ए के जगह पर एक्स ए ही छोड़ देते हैं, प्लस एक्स बी का मान है 1 माइनस में एक्स ए, तो यहां पर लिखेंगे 1 माइनस में एक्स ए लिख दिए, और यहां पर पी बी है इंटू में, तो यहां पर इंटू में पी बी नॉट लिख दिए। अब देखिए क्या होता है से यहां पर कि पी ए नॉट इंटू में एक्स ए मोल प्रभाज, ए का मोल प्रभाज है विलय का, प्लस में इसको इससे गुना करिएगा 1 से, तो क्या होगा यहां पर प्लस में कि पी बी नॉट, और यहां पर होगा माइनस में आपके पास क्या हो जाएगा कि एक्स ए इंटू में पी बी नॉट, ये इनका फॉर्मूला आ रहा है ना। देख लेते हैं नीचे में जगह है या नहीं, बस बगल में लिखते हैं इधर, समझे ना। देखिए अब क्या होगा कि यहां से आप एक्स ए को कॉमन ले सकते हैं, इधर तक आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि मोल प्रभाज एक्स ए यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो दोनों को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम क्या करते हैं यहां पर कि एक्स ए को कॉमन ले लिए, मान के चलिए ये एक्स ए कॉमन ले लिए, तो एक्स ए हट गया तो यहां पर बच रहा है क्या आपके पास, तो पी ए नॉट बच रहा है, और फिर प्लस में देखिएगा तो यहां पर प्लस हो गया, पी बी के जगह पर क्या होगा पी बी नॉट हो जाएगा यहां पर, और फिर माइनस के जगह पर क्या होगा माइनस, एक्स ए खत्म है तो यहां पर क्या बचेगा पी बी नॉट बचेगा, यहां पर पी बी नॉट बचेगा है ना। तो ये आपका जो है सो मेन क्या हो जाएगा कैलकुलेशन हो जाएगा है ना। तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा एक्स ए नॉट इंटू में पी ए नॉट। ये आपके रॉवेल के नियम का पूरा कंक्लूजन है ना। हम आपको कहेंगे कि हम तो दोनों तरीके से स्टेटमेंट के आधार पर भी बताएं
फॉर्मूला के भी आधार पर बता दिए हैं, डायग्राम भी बता दिए हैं, और ये सब बात भी बता दी है कि ये ए विलेय है, विलायक है, आंशिक दाब है, मूल प्रभाज है, वाष्प दाब है, और फॉर्मूला पर पैटर्न पर बैठा करके दे दिए। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप उसके लिए कमेंट करिए कि इस पार्ट को फिर से होना चाहिए, या फिर वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिए, बेहतरीन समझ में आएगा, इसका पूर्ण विश्वास कर लीजिए, है ना। निश्चित रूप से आपको समझ में आने वाला है। तो ये रॉवल का नियम का पूरा कंप्लीटेशन हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग अनुसंख्यिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे, और अनुसंख्यिक गुणधर्म में 4-5 टॉपिक आते हैं, 4 तो अनुसंख्यिक गुणधर्म हो जाते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं, उन पर बातचीत करेंगे, और ये चैप्टर द एंड हो जाएगा, मतलब विलियम समाप्त हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।